वृश्चिक लगन के चार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं राहु और शुक्र कंजक्शन को। इस वीडियो में अब 11th हाउस के लिए विचार करेंगे। 11th हाउस की बात करें तो यहाँ आपके कन्या राशि में राहु और शुक्र दोनों ही स्थित होंगे। अब क्योंकि यहाँ शुक्र नीच की स्थिति में आ चुके हैं तो वो उनकी जो नीचता है उसी को राहु एम्पलीफाई करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ आपको बुध की स्थिति को सर्वप्रथम देखना होगा। अगर मान लो आपके बुध बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं चार्ट में तो कुछ हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है जो यहाँ बैड इफेक्ट होंगे उनसे। और साथ में आपको देखना होगा शनि की स्थिति को, क्योंकि राहु शनिवत ही चलते हैं। तो मान लो अगर आपके बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में है और शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, ऐसे में जरूर आप इस कंजक्शन से बेहतर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्त्री होने के केस में ये कंजक्शन आपको नेम फेम बहुत ज़्यादा देगा। भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में, आर्थिक मामलों में आपकी स्थिति काफ़ी बेटर होगी। लेकिन एक पुरुष होने के केस में यहाँ रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ये काफ़ी लालची प्रवृत्ति दे सकता है, जिसकी वजह से आप आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखेंगे अपनी लाइफ में। आप हो सकता है जो लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित हों, या इवन जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह है ऐसी इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आकर्षित हों। राहु शुक्र के इस कंजक्शन की वजह से मेनली आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हाई रहेंगी। इवन आपके बहुत सारे लव अफेयर्स होने की संभावना होगी या बहुत लोगों के साथ आपके अटैचमेंट होने की संभावना होगी। बट क्योंकि ये 11th हाउस है और 11th हाउस में अगर स्त्री के केस में देखा जाए तो उसका नेम फेम काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लो अगर आपके लगन में भी कोई भी ऐसा प्लेनेट बैठा है जो एक अत्यंत शुभ ग्रह है तो आपके लिए ये कंजक्शन काफ़ी फेवर में काम करेगा। बट शुक्र यहाँ पे आपके चार्ट में जो अगर स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो वो सप्तमेश है और आपके 12th लॉर्ड भी हैं, तो आपको फॉरेन से भी उतने ही ज़्यादा गेन होने के चांसेस होंगे। साथ साथ में जो आपका पार्टनर आएगा जरूरी नहीं कि वो आपको उस वे में एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में हेल्प करे जैसा आप चाहते हैं। अब पुरुषों के केस में यहाँ इसलिए रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि यहाँ ये सप्तमेश है और सप्तमेश होने की वजह से आपका जो पार्टनर है वो आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचा सकता है। इवन वो आपको काफ़ी गलत तरीके से ब्लेम कर सकता है, चीट कर सकता है, या फिर आपके पार्टनर के कुछ अफेयर्स वगैरह होने के भी चांसेस होंगे। लेकिन इस मामले में आपके पार्टनर की जो इनकम होगी या उनके जो आर्थिक मामले होंगे उनसे संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी ख़राब होने के चांसेस होंगे। देखिए राहु शुक्र का कंजक्शन है तो शुक्र यहाँ सामान्य स्थिति में ना होकर अगर वक्री स्थिति में होगा तो कुछ हद तक रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि फिर इनकी जो नीचता है उसका प्रभाव कम होगा और फिर आपको बुध भी आपके चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ आपको देखना होगा कि राहु या शुक्र के साथ कोई भी प्लैनेट यहाँ स्थित है या नहीं। जो भी प्लैनेट यहाँ स्थित होगा वो अपनी क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई होते देखेगा, और राहु एक तरफ जहाँ शुक्र को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहीं राहु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को भी काफ़ी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो वो प्लैनेट यहाँ राहु या शुक्र के साथ अगर एक मित्रवत ग्रह होगा तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, और आपको अब उन भावों से भी काफ़ी फायदा मिलेगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ बैठ गया आकर। लेकिन मान लो अगर राहु या शुक्र के साथ कोई भी ग्रह मित्रवत नहीं है, बहुत ज़्यादा शत्रुता है, तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहु और शुक्र के ऑब्सेशन की वजह से आप काफ़ी बार अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही इमोशनल डिसीजन लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं, स्पेशली जब आप रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, अपने बिजनेस रिलेटेड अगर डिसीजन लेंगे या पार्टनरशिप रिलेटेड डिसीजन लेंगे, तब आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहेगी। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि शुक्र यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज हैं राहु के। जितने ज़्यादा शुक्र क्लोज होंगे उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएँ बढ़ेंगी आपके सप्तम भाव और आपके 12th हाउस को लेकर। इस केस में अगर आप फॉरेन सेटल हों या फॉरेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कोई भी लिंक हो या फॉरेन से आपको इनकम प्राप्त होती हो, तब ये कंजक्शन आपका सबसे ज़्यादा फेवर कर सकता है। अब आपके सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखेगा और आपके 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी देखेगा। उन प्लैनेट्स का जो रोल रहेगा कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके से देखा जाए तो पुरुषों के केस में जब भी आप किसी से मैरिज कर रहे हैं तो आप एक इंटरकास्ट मैरिज के बजाय का अरेंज मैरिज करें तो ज़्यादा अच्छा चल सकता है आपका रिलेशनशिप। इसके साथ साथ आपका इंटर रिलीजन अगर मैरिज होता है, अगर आपका इंटरकास्ट मैरिज होता है, तो जस्ट आप यहाँ राहु को ही फॉलो कर रहे हैं और राहु को फॉलो करने की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इवन जो पार्टनर आएगा वो कुछ समय बाद आपको काफ़ी चीट कर सकता है, या वो बाहर किसी से कोई फ्रेंडशिप कर सकता है, या इवन अफेयर में वो रह सकता है। अब क्योंकि आप मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं और आप में वो मंगल की फायरी एनर्जी ऑलरेडी है, तो आप यहाँ राहु के एक्सपेक्टेशन से भी प्रभावित होंगे और मंगल से तो आप ऑलरेडी प्रभावित हैं। ऐसे में आपकी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं ऐसी होंगी जो काफ़ी ज़्यादा अव्यवहारिक हैं, जिनमें आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में नहीं सोच रहे, और इसी वजह से आपको नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर वो आपको काफ़ी एफर्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने के लिए
लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इस केस में जो भी आप अब रिस्क लेंगे, रिलेशनशिप के मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि कोई अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार से आप अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करना चाहते हैं, तब जरूर आप कोई ना कोई रिस्क ले सकते हैं। राहु का जो प्रभाव है आपके थर्ड हाउस में होने से, देखिए शनि की प्लेसमेंट आपके लिए वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और इस केस में भी क्योंकि शनि आपके थर्ड लॉर्ड है। तो थर्ड हाउस में मान लो अगर राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तब आपको वो ग्रह सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। और राहु के प्रभाव की वजह से थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट होगा वो काफ़ी एम्प्लीफाई होगा, या उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी, इसलिए उस ग्रह का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपके थर्ड हाउस में कोई भी ऐसा प्लैनेट है जो बहुत एग्रेसिव है, या जो राहु के साथ मित्रवत नहीं है, तब आपको सबसे ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राहु का प्रभाव और शुक्र का दोनों का ही प्रभाव फिर आपके यहाँ पे रहेगा आपके फिफ्थ हाउस पे। देखिए फिफ्थ हाउस पे जो प्रभाव है यहाँ पे, क्योंकि केतु ऑलरेडी फिफ्थ में है ही, तो वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। भले ही यहाँ शुक्र ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे राहु की तुलना में केतु पर, बट सारा का सारा एनर्जी केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। राहु का प्रभाव भी वैसे तो केतु पर रहेगा, लेकिन राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है जो बिल्कुल फिक्स्ड है, बट शुक्र की क्वालिटीज़ भी काफ़ी मल्टीप्लाई हुई, और शुक्र ट्रांजिट में भी हो सकता है राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज हो या राहु से बहुत ज़्यादा दूर भी हो। ऐसे में शुक्र राहु की तुलना में तो ज़्यादा ही प्रभाव डालने में सक्षम होगा केतु पर, बट केतु सारा का सारा एनर्जी अब्जॉर्व कर रहे हैं और यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा कमी डेवलप कर रहे हैं। तो जब भी आप सोचेंगे, किसी भी काम के लिए विचार करेंगे, कोई भी बड़ा अहम फैसला करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना पड़ेगा और अपने आप को काफ़ी समय भी देना होगा। अब आपके चार्ट में पंचम भाव में केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो अपनी क्वालिटीज़ को खो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उस ग्रह की एनर्जी को केतु एब्जॉर्व कर रहे हैं, इसलिए वो प्लैनेट नेचुरली यहाँ कमजोर होगा और उसकी क्वालिटीज़ भी काफ़ी डिक्रीज होंगी। इसलिए वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में आपको सही डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य होना पड़ेगा, या आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। इसी तरीके से लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट या जो क्रिप्टो रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, उस प्रकार का लालच आप कभी भी ना पालें। इसके साथ साथ फिर राहु का प्रभाव यहाँ आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव पे जो प्रभाव पड़ रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं या इवन कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं, तब आपको ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन राहु आपके कैरेक्टर को कभी कभी बहुत अच्छा नहीं दिखाता। अगर आपके सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठे, जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठे, इवन मंगल जैसा ग्रह बैठे, तो पार्टनर के साथ इश्यूज आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। इसके साथ साथ जो सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट है वो आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में आप जरूर अपने पार्टनर से कुछ सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट आपको वो सपोर्ट उस वे में मिलेगा नहीं जिस वे में आप चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी अपेक्षाओं को कम से कम रखना होगा, और जो आपका पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसको भी आप चूज करने वाले हैं, उसको बहुत ही अच्छे से आपको चूज करना होगा, पूरा का पूरा उसका जो बैकग्राउंड है पता करके, या उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको पता करके। क्योंकि ऐसा जो पार्टनर आएगा वो हो सकता है बाद में आपको ऐसा लगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल भी अकॉर्डिंग नहीं है, या शुरुआत में भले ही आपकी अटैचमेंट उनसे कैसे भी है, लेकिन बाद में आपकी अटैचमेंट उतनी बेहतर नहीं होती। और यहाँ राहु काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन का काम करेगा, इसलिए आपको इस मामले में सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही अब आपको अपनी महादशा पर विचार करना चाहिए, क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं, और अगर आपको महादशा है तो कौन से एज पीरियड में ये महादशा आपको आने वाली है।